पिछले कुछ समय में हमने बैंकों पर तो काफी बात की है ना, लेकिन आज कहानी है एनबीएफसीज की। और यकीन मानिए इनकी दुनिया उतनी सीधी साधी नहीं है जितनी दिखती है। मतलब एक एनबीएफसी और दूसरे एनबीएफसी में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। कोई घर के लिए लोन दे रहा है तो कोई गाड़ी के लिए, कोई सोने पर तो कोई माइक्रो फाइनेंस में है। तो चलिए आज इसी उलझे हुए सेक्टर को थोड़ा सुलझाते हैं और देखते हैं कि ऊपर ऊपर जो दिख रहा है उसके नीचे आखिर चल क्या रहा है। अब देखिए, पहली नजर में तो सब चंगा सी सेक्टर बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जिसे एयूएम कहते हैं, उसमें साल दर साल 18% की बढ़ोतरी हुई है। सच कहूं तो ये एक जबरदस्त नंबर है, कोई भी इसे देखकर खुश हो जाएगा। पर क्या बस यही पूरी कहानी है? क्या सिर्फ इस 18% को देखकर हम मान लें कि सब कुछ ठीक है? असल में जब इस नंबर को जरा खुरेद कर देखते हैं ना, तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर उभरती है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें कुछ छिपे हुए रिस्क हैं, कुछ बड़े बदलाव हैं जो पहली बार में तो बिल्कुल नजर नहीं आते। देखिए, इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना होगा कि एनबीएफसी सेक्टर कोई एक चीज नहीं है। मतलब सबको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। जब हम अलग अलग कंपनियों को देखना शुरू करते हैं तब असली कहानी समझ आती है। और कहानी ये है कि जो इसके पारंपरिक ग्रोथ इंजन थे, जैसे कि होम लोन और व्हीकल फाइनेंस, वो अब सुस्त पड़ रहे हैं। और हमारी आज की जांच यहीं से शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन पारंपरिक ग्रोथ इंजनों की, हाउसिंग और व्हीकल फाइनेंस। जानते, ये दोनों मिलकर एनबीएफसी लेंडिंग का 40% से भी ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और थोड़ा चिंताजनक बदलाव हो रहा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों यानी एचएफसीज की सबसे बड़ी मुश्किल कौन है? वो है बैंक। क्यों? क्योंकि बैंकों के पास एक सुपर पावर है, कासा डिपॉजिट। मतलब हमारे और आपके करंट और सेविंग्स अकाउंट का पैसा, जो उन्हें बहुत ही सस्ते में मिलता है। अब इस सस्ते पैसे के दम पर बैंक होम लोन मार्केट में बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग कर सकते हैं। जाहिर है, ऐसे में एचएफसीज के लिए मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस मुकाबले का नतीजा वो इस चार्ट में एकदम साफ दिख रहा है। देखिए, प्राइम होम लोन्स जो सबसे सेफ माने जाते हैं, वो सिर्फ 9% बढ़े हैं। ये तो देश की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से बस जरा सा ही ज्यादा है। तो अब ग्रोथ कहां से आएगी? इसके लिए एचएफसीज अब एक दूसरा रास्ता अपना रहे हैं, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी एलएपी का। ये ज्यादा रिस्की प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ ग्रोथ देखिए, 20 से 35% तक। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और थोड़ा खतरनाक भी। और ये सिर्फ हमारा अंदाजा नहीं है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट ने तो खुद ये बात मानी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ग्रोथ के लिए उन्हें नॉन होम लोन सेगमेंट में जाना पड़ा, क्योंकि पारंपरिक होम लोन में अब वो बात नहीं रही। ये एक सीधा सीधा इशारा है कि पूरा सेक्टर एक नई और ज्यादा जोखिम वाली पटरी पर चल पड़ा है। अच्छा, अब आते हैं व्हीकल फाइनेंस पर। यहाँ की कहानी तो और भी मजेदार है। पिछले क्वार्टर में एक अजीब सी बात हुई। लोन ग्रोथ तो एकदम सुस्त थी, लेकिन कंपनियों का मार्जिन, मतलब उनका मुनाफा, बढ़ गया। लोन बुक बढ़ी नहीं पर कमाई बढ़ गई। ये कैसे हो गया? कोई जादू तो नहीं है? नहीं, जादू नहीं है। इसका एक सीधा सा गणित है। पहला, ज्यादातर व्हीकल लोन फिक्स्ड रेट वाले होते हैं, मतलब ब्याज दर एक बार तय हो गई तो हो गई। दूसरा, पिछले कुछ टाइम में एनबीएफसीज को जो पैसा उधार मिल रहा था, वो 10-15 बेसिस पॉइंट सस्ता हो गया। तो सोचिए, कमाई फिक्स्ड है लेकिन लागत कम हो गई। नतीजा, मार्जिन अपने आप बढ़ गया। हाँ, पर एक बात ध्यान रखने वाली है, ये फायदा टेम्पररी है। जैसे ही ब्याज दरें बढ़ेंगी, ये खेल खत्म। और एचएफसीज की तरह ही व्हीकल फाइनेंस कंपनियां भी अब सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहना चाहती, वो भी नए मैदानों में उतर रही हैं। मिसाल के तौर पर चोलामंडलम को ही देख लीजिए। उनकी एसएमई और होम इक्विटी लोन बुक उनके व्हीकल लोन से लगभग 2 गुनी तेजी से बढ़ी है। वो अब अपने पुराने ग्रामीण नेटवर्क का इस्तेमाल ज्यादा मार्जिन वाले नए प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कर रहे हैं। और जाहिर है, इससे रिस्क भी बढ़ रहा है। तो ये तो हुई हाउसिंग और व्हीकल फाइनेंस की बात। अब रुक करते हैं माइक्रो फाइनेंस की तरफ, एनबीएफसी की दुनिया का एक और बहुत अहम हिस्सा। और यहाँ तो एक अलग ही तरह का संकट और बदलाव चल रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज हो रही है। एक तरफ तो बैंक इस सेक्टर से भाग रहे हैं, मतलब उनकी माइक्रो फाइनेंस बुक एक ही तिमाही में 21% गिर गई। लेकिन दूसरी तरफ जो स्पेशलाइज्ड एमएफआई कंपनियां हैं, वो मैदान में डटी हुई हैं, बल्कि वो तो मार्केट शेयर भी बढ़ा रही हैं। उनके डिसबर्समेंट 10% बढ़े हैं। ये मार्केट में एक बड़ा शिफ्ट है।
लेकिन इस सेक्टर की असली और सबसे बड़ी समस्या पैसों की कमी नहीं, बल्कि एक अलग तरह का संकट है, एक बिहेवियरल क्राइसिस। जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अब मसला ये नहीं है कि लोग लोन चुका नहीं सकते, मसला ये है कि अब वो चुकाना ही नहीं चाहते, और ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। तो सवाल ये है कि ये नौबत आई कैसे? इसकी कई वजह हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब एक ही इंसान को कई जगहों से लोन दे दिए गए। एक तरह का कर्ज रोलओवर का खेल चल रहा था, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन। फिर अचानक ये खेल बंद हो गया। ऊपर से लोन माफी की जो राजनीतिक बातें होती हैं, उन्होंने आग में घी का काम किया। इससे वो सामाजिक दबाव भी खत्म हो गया कि भाई उधार लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा। अब सोचिए, जब बाकी सारे सेगमेंट्स में इतना प्रेशर है तो एनबीएफसीज कहाँ जाएं? यहीं पर एंट्री होती है गोल्ड फाइनेंस की। ये एक तरह से इस सेक्टर का प्रेशर रिलीफ वॉल्व बन गया है। जब कहीं और से ग्रोथ नहीं मिलती तो सब सुरक्षा और मुनाफे के लिए सोने की तरफ भागते हैं। और सोने की तरफ क्यों भागते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है ये नंबर। गोल्ड लोन पर 18% से ज्यादा का रिटर्न। सोचिए, एक तरफ ग्रोथ के लिए संघर्ष चल रहा है और दूसरी तरफ इतना शानदार यील्ड। इसे नजरअंदाज करना वाकई बहुत मुश्किल है। रिटर्न के अलावा भी गोल्ड लोन किसी भी एनबीएफसी के लिए एक ड्रीम प्रोडक्ट जैसा है। क्यों? क्योंकि इसमें गिरवी रखी चीज यानी सोना पूरी तरह लिक्विड है, मतलब जरूरत पड़ने पर तुरंत बेचा जा सकता है। इसकी कीमत रोज बाजार में तय होती है, और सबसे बड़ी बात, इसके लिए जीरो प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, मतलब डूबे हुए कर्ज के लिए अलग से पैसा रखने का झंझट ही नहीं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। गोल्ड लोन में जो इतनी ग्रोथ दिख रही है, उसका बड़ा हिस्सा मैकेनिकल ग्रोथ है। अब ये क्या चीज है? ये बहुत सिंपल है। मान लीजिए सोने का भाव बढ़ गया, तो अब उसी सोने के गहने पर ज्यादा लोन मिल सकता है। कंपनी को कोई नया कस्टमर भी नहीं लाना पड़ा और उसकी लोन बुक बढ़ गई। ये असली ग्रोथ नहीं है, ये तो सिर्फ सोने की बढ़ती कीमतों का कमाल है। और ये एक बुलबुले जैसा हो सकता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है मणप्पुरम। जैसे ही उनकी माइक्रो फाइनेंस ब्रांच ने 156 करोड़ का घाटा दिखाया, कंपनी ने फौरन अपना फोकस गोल्ड पर शिफ्ट कर दिया। और नतीजा, एक ही तिमाही में उनकी गोल्ड लोन बुक 23% बढ़ गई। इससे साफ पता चलता है कि जब कहीं और मुश्किल आती है तो ये कंपनियां कैसे सोने का सहारा लेती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, सोने पर ये जो इतनी निर्भरता बढ़ गई है, उसका क्या होगा अगर सोने के दाम अचानक गिर गए? सोचिए, अगर सिर्फ 15% की भी गिरावट आ गई तो इन सारे कंपनियों के मार्जिन का क्या होगा? वो एक बहुत बड़े संकट में फंस सकती हैं। तो अब तक की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि पूरे एनबीएफसी सेक्टर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट चल रहा है। हाउसिंग फाइनेंस सेफ होम लोन छोड़कर रिस्की एलएपी की तरफ जा रहा है। व्हीकल फाइनेंस गाड़ियों से हटकर दूसरे सेगमेंट्स में हाथ आजमा रहा है। और माइक्रो फाइनेंस बिना गारंटी वाले लोन से गारंटी वाले प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ रहा है। और इन सब में एक चीज कॉमन है, ग्रोथ और मुनाफे की तलाश में पूरा का पूरा सेक्टर ज्यादा रिस्क ले रहा है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, एनबीएफसीज का ये जो जोखिम भरा दांव है, ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा जो उन्हें ग्रोथ की एक नई उड़ान देगा, या फिर ये आने वाले किसी बड़े तूफान की तैयारी है जो शायद पूरी इकोनॉमी को हिलाकर रख दे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।